बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चैप्टर नंबर 8, मोटिवेशन फ्रॉम concept to application. In last chapter we discuss about the motivational theories, the hierarchy theory of needs, the two-factor theory and theory X and Y. But in this chapter we study about the application of those motivation concepts which we have studied in the last chapter. In this chapter, we also have studied the main concepts, some main concepts like job rotation, job characteristics model. After that, some concept job design, job, task identity, task significance, autonomy. These are the concepts which fall in the job characteristics model. After that, we studied about the job rotation, job enrichment and enlargement, flex time, job sharing, telecommunicating. That's all. Today's topic is the example of employee involvement program. So we will discuss today this topic about the employee involvement and what are the concept uh, in which we study about the employee involvement. बेसिकली एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या है और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो फर्दर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में आते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे आज। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि एम्प्लॉय को आपने किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व करना है। अगर आप उससे कोई काम ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से अपनी जॉब में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हम इसको एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट बेसिकली एक पार्टिसिपेशन है, ठीक है, अ पार्टिसिपेटिव प्रोसेस दैट यूजेस द इनपुट ऑफ एम्प्लॉयज and is intended to increase employee commitment to an organizational success. बेसिकली एक पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, आपने किसी न किसी तरीके से अपने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाना है, उससे इनपुट लेनी है, ठीक है, और वो इंटेंशनली जो है मतलब शौक के साथ वो इनपुट दे, ठीक है, और अपनी कमिटमेंट को शो करे और इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कामयाबी की तरफ जा सकें, ग्रोथ की तरफ जा सकें, ठीक है। एम्प्लॉय को आपने किसी न किसी तरीके से जॉब के अंदर, टास्क के अंदर अपने गोल को अचीव करने के लिए पार्टिसिपेशन उसकी लेनी है, आपने उसका इनपुट लेना है इस तरीके से कि वो शौक से उस चीज़ को कर रहा हो, ठीक है, मजबूरन ना कर रहा हो, शौक से उस चीज़ को करे। अगर वो अच्छे तरीके से करेगा उस चीज़ को तो फिर इदारा जो है वो सक्सेस की तरफ जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जा सकती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो कौन से प्रोसेसेस हैं, वो कौन सा तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हम अपने एम्प्लॉय को अपनी जॉब के अंदर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि उसका शौक़ बढ़ा सकते हैं, उसके लिए काम को मज़ीद दिलचस्प बना सकते हैं। वो क्या तरीकाकार है, ठीक है, कैसे वो अपने आप को जो है एक मतलब बेहतर समझेगा कि उसकी एक डिमांड है जॉब प्लेस पे, उसकी एक ज़रूरत है। जब एम्प्लॉय को ये फ़ील होना शुरू हो जाता है ना कि उसकी ज़रूरत है, उसकी जब वो नहीं होगा तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा या कुछ काम रुक जाएगा। जब उसको ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाएगा ना कि उसकी एक इम्पोर्टेंस है इदारे के अंदर, ठीक है, तो फिर वो अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी साइड पे जो सेफली खेलना चाहिए, उसको मतलब बैकअप भी बना के रखने चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ भी जाता है तो उसको नुकसान ना हो। लेकिन उसको एम्प्लॉय को ये फील भी करवाना है कि हमारे लिए तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम्हारी वजह से ये काम हुआ है। असल में जो सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को मिली है वो तुम लोगों की वजह से मिली है। तुम लोगों ने जो काम किया है उसकी वजह से इदारा जो है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से जो इदारा है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इदारे को क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का, ठीक है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से मुराद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर पार्टिसिपेट करवाती है, पार्टिसिपेट किस चीज़ में करवाना है, ठीक है, पार्टिसिपेट जो है डिसीजन मेकिंग में करवाया जा सकता है, ठीक है। अब वो पार्टिसिपेट करवाए, एम्प्लॉय से जो है मशवरे लिए जाएँ डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, सबऑर्डिनेट से मतलब मसला शेयर किया जाए, ठीक है, और मिल बैठ के जो है डिसीजन मेकिंग जो है उनके साथ की जाए। इमीडिएट जो सुपरवाइज़र है आपके, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के हवाले से हम इमीडिएट सुपरवाइज़र जो हैं उनको लें, उनके मशवरे लिए जाएँ। तो इस तरह से जो सुपरवाइज़र्स हैं वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे और वो अच्छे तरीके से अपने जो
लोअर लेवल रैंक के जो वर्कर्स हैं उनसे काम करवा सकेंगे, ठीक है। यानी कि हमने डिसीजन मेकिंग में जब उनसे पार्टिसिपेशन करवाएंगे तो उनको फील होगा कि कुछ पावर्स उनके पास भी हैं, कुछ उनके मशवरे में भी ताकत है, कुछ उनकी ओपिनियन में भी ताकत है। जो वो मशवरा देंगे उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। उनकी मशवरे की एक वक़्त है, ठीक है। उनके मशवरे की एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो जब आप इस तरह से पार्टिसिपेशन उनकी करवाएँगे ना डिसीजन मेकिंग में, कोई भी मसला आ गया, तो आपने तमाम सुपरवाइज़र्स को बुला लिया, इमीडिएट सुपरवाइज़र्स को, मैनेजर्स को बुला लिया या डिप्टी मैनेजर्स को या असिस्टेंट मैनेजर्स को या जो मतलब इंचार्जेस थे उनको बुला लिया आपने। उनसे अब आप मशवरा ले लें कि भाई ये मसला आ गया है, ठीक है? इस पे हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है, ठीक है? वो डिसीजन लेना है उसके हवाले से। जब आप उन सबको इन्वॉल्व करेंगे ना, तो इस तरह से उनको एक इम्पोर्टेंस का फैक्टर फ़ील होगा कि हमारी भी इदारे के अंदर इम्पोर्टेंस है, इदारा हमें अपने साथ लेके चल रहा है। उनको इस तरह से पार्टिसिपेशन जब करवाएँगे, तो उनकी सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब सैटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा, तो वो काम भी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इस तरह की जो पार्टिसिपेशन है, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है आपके जो स्टॉक रिटर्न्स हैं, ठीक है? जब इदारा अच्छे तरीके से काम करेगा, उसकी ग्रोथ होगी, प्रॉफ़िटेबिलिटी होगी, तो जो आपके स्टॉक के रिटर्न्स हैं, वो भी बढ़ जाएँगे। टर्नओवर रेट्स यानी कि एम्प्लॉयी का जो छोड़ के जाना है, वो भी कम हो जाएगा। और जो एस्टिमेटेड लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन वो पहले कर रही थी, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी क्योंकि लेबर को पता है कि हमें हमसे भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है? अब ये काम ऊपर से नीचे तक चल रहा है, ठीक है? जो सुपरवाइज़र्स हैं, वो अपने जो लोअर लेवल वर्कर्स हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे हैं और सुपरवाइज़र को अपर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रही है, ठीक है? तो ओवरऑल सबके इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन लिए जा रहे हैं, मतलब सबको इसमें शामिल किया जा रहा है, जो है वो डिसीजन मेकिंग के हवाले से ना। तो डिफरेंट तरीकों से अब यहाँ पे सबके इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन लिए जा रहे हैं। इस तरह से सबको एक इम्पोर्टेंस का फैक्टर फ़ील होगा कि हमारी इदारे के अंदर जो है वो एक इम्पोर्टेंस है और हमें इग्नोर नहीं किया जा रहा। इस तरह से इदारे को इस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। इसको कहते हैं जी हम एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल हमने अब यहाँ पे स्टडी की कि पार्टिसिपेशन करवा के डिसीजन मेकिंग में हम जो है वो एम्प्लॉयी को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। किसी बंदे को अपने साथ इन्वॉल्व करना किसी काम में बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 बंदे खड़े होके कहीं पे बात अगर कर रहे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर मिस्टर ए ये चाहता है कि मिस्टर बी जो है उसकी बातों में इंटरेस्ट ले, तो मिस्टर ए को वही बातें करनी पड़ेंगी जो कि मिस्टर बी के इंटरेस्ट में होंगी। ज़ाहिर बात है ना, अगर वो मिस्टर बी के इंटरेस्ट के खिलाफ बातें करना शुरू कर देगा तो मिस्टर बी उससे इरिटेट हो जाएगा और वो मतलब कहेगा चल यार मैं ठीक है जा रहा हूँ, सलाम दुआ करके निकल जाएगा अपने रास्ते। लेकिन अगर मिस्टर बी के इंटरेस्ट वाली बातें होंगी तो मिस्टर बी भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, मिस्टर बी प्रॉपर जो है वो कंट्रीब्यूशन करेगा अपनी तरफ से और बात लंबी होती चली जाएगी, ठीक है? यहाँ भी मतलब इस तरह से है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को अपने साथ लेकर चलेंगे, उनके इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, उनके 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 जो मतलब बेनिफिट्स को देखेंगे, तो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस तरह से इदारे को बेनिफिट हासिल होंगे, इदारे की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इदारे में लोग छोड़कर नहीं जाएँगे और जो आपके स्टॉक्स हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, उनके रिटर्न्स भी जो हैं वो बढ़ जाएँगे, ठीक है? अगर इस तरह से हम एम्प्लॉयी को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है जी आपका रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन का। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन ये होती है कि आप सबको ना इन्वॉल्व करें, ठीक है? आप इस तरह से कर लें कि मतलब कोई एक मतलब अगर इदारे के अंदर कोई 4000 एम्प्लॉयी काम कर रहा है, तो आप जो है उसमें से जो कुछ ऐसे लोग जो हैं जो उनको रिप्रेज़ेंट करें, मतलब 100-100 बंदों के अगेंस्ट एक बंदा जो उनको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। या उनको उनके लेवल पे जो है पावर्स दे दी जाएँ, ठीक है? कि वो डिसीजन मेकिंग करें या फिर इसमें हम 2 तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? कि 2 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्क काउंसिल्स, ठीक है? 2 तरह से हम वर्क काउंसिल ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास होती है 2 टाइप की, ठीक है? एक उसमें आ जाती है आपके पास बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है, ठीक है? एक को हम कहते हैं जी बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? और दूसरी आपके पास जो है ये इसमें वर्क काउंसिल आ जाती है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है? और उनसे डिसीजन लेते हैं। वर्क काउंसिल आर ग्रुप ऑफ नॉमिनेटेड elected employees who must be consulted when management makes decision about employees, ठीक है। एक आपके जी वर्क काउंसिल है और बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, दो तरह की आपकी आ सकती हैं, एक वर्क काउंसिल और दूसरी आपकी है जी बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। वर्क काउंसिल में क्या होता है, वर्क काउंसिल पे एक ग्रुप होता है, ठीक है।
जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, कि ताकि उनसे कंसल्ट किया जाए। जब भी कोई डिसीजन लेना हो इदारे ने, तो उन एम्प्लॉयज़ को बुलाकर या उनसे कंसल्ट किया जाए, उनसे मशवरा लिया जाए और फिर जो है वो डिसीजन लिया जाए। इसको हम वर्क काउंसिल कहते हैं। ये ग्रुप की शक्ल है, ठीक है। जब भी इस ग्रुप ने कोई डिसीजन लेना है, तो जो इस ग्रुप के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं या इलेक्टेड एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे कंसल्टेशन लेने के बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। ये वर्क काउंसिल इस तरह से काम करता है। और दूसरी जो फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन की, वो है बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ बैठना होता है, ठीक है। जब बोर्ड डायरेक्टर्स ने कोई मीटिंग करनी है, तो एम्प्लॉयज़ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जो आपने 4000 टोटल एम्प्लॉयज़ में जो रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट किए हैं कि हर 100 बंदों के अगेंस्ट ये बंदा है, ठीक है। उन तमाम बंदों का वहाँ मीटिंग में वो बैठना ज़रूरी है, ठीक है। वो बोर्ड मेंबर के साथ बैठेंगे, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ फिर बातचीत होगी और फिर जो है वो किसी डिसीजन पर या किसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठेंगे और सबके जो इंटरेस्ट को वॉच किया जाएगा। जो रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने अंडर जितने भी उनके बंदे थे, 100 बंदे या 200 बंदे थे, उनके इंटरेस्ट को वॉच करते हुए जो है, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ पे बात करेंगे, उनके उनके इंटरेस्ट के हक में बात करेंगे और अपनी बात जो है वहाँ पे रखेंगे और उसको मनवाने की कोशिश करेंगे, ताकि सबका इंटरेस्ट जो है वो किसी के इंटरेस्ट को मतलब किसी का इंटरेस्ट हर्ट ना हो वहाँ पे, ठीक है? किसी को नुकसान ना पहुँचे डिसीजन से। क्योंकि एक जो डिसीजन होता है ना कंपनी का, वो मतलब सब पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन के 2 तरीके हैं। एक वर्क काउंसिल है और एक बोर्ड रिप्रेजेंटेशन है, या फिर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं हम, ठीक है? वर्क काउंसिल एक ग्रुप है जिसमें हम नॉमिनेट कर देते हैं बंदों को, इलेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज़ को, ठीक है? और जब डिसीजन लेना होता है तो उनसे कंसल्ट किया जाता है, उनसे मशवरे लिए जाते हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव से मुराद क्या होता है कि जब बोर्ड की मीटिंग होती है, तो वहाँ पे उन एम्प्लॉयी को बिठाया जाता है, ठीक है? जो रिप्रेजेंट आपने जो सेलेक्ट किए होते हैं एम्प्लॉइज़, या जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ख़ास एम्प्लॉइज़ को, लोअर लेवल तबके को, जो लोअर रैंक वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको बोर्ड में बिठाया जाता है। जब बोर्ड की मीटिंग होती है, तो वहाँ पे वो अपने जो है अपने अंडर जितने भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं, जिनके वो इंचार्ज हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ वो बात रखते हैं और इस तरह से फिर डिसीजन मेकिंग होती है। बहरहाल ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे मतलब हमने रिप्रेजेंट कर देना है, मतलब एक एक बंदा है, उसको कुछ एम्प्लॉइज़ दे देने हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनका इंचार्ज है। उसको हमने डिसीजन मेकिंग में सिंपल जो है शामिल करना है, ताकि वो अपने अंडर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बेनिफिट को भी देखते हुए बात करें वहाँ पे और इस तरह से जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट करवाएँ। बेसिकली ये इन्वॉल्वमेंट का एक प्रोग्राम है, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन 2 तरीके से हो रही है आपके पास यहाँ पे। इस तरीके से एम्प्लॉयी इन्वॉल्व होगा आपके साथ डिसीजन। ओवरऑल तो हम ये बात करेंगे किस्सा मुख्तसर कि हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं 2 तरीकों से। 19-20 का फ़र्क है, ठीक है? 2 तरीकों से हम अपने एम्प्लॉइज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? एम्प्लॉयी को जब आप इन्वॉल्व करेंगे ना, तो एम्प्लॉयी का जो है वो एक एतमाद जो है इदारे के ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है? इदारे के साथ लॉयल्टी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? इस तरह से वो काम भी अच्छे तरीके से करेगा और एम्प्लॉयी का जो छोड़ के जाना है, टर्नओवर रेट्स जो हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आप एम्प्लॉयी की इन्वॉल्वमेंट करवा सकते हैं। एम्प्लॉयी की इन्वॉल्वमेंट अगर करवाएँगे आप, ठीक है? तो इससे इदारे को क्या फ़ायदा होगा? इदारे के स्टॉक रिटर्न्स बढ़ जाएँगे, इदारे की जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की, वो बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? आपके जो टर्नओवर रेट्स हैं, यानी कि एम्प्लॉइज़ का छोड़ के जाना है, वो कम हो जाएगा, ठीक है? लोगों की जॉब सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो बहुत सारे फ़ायदे इससे इदारे को हो सकते हैं, ठीक है? ये इसकी स्मॉल डेफिनिशंस भी यहाँ पे लिखी, एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होती है और रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट जो है, वो क्या होती है, ठीक है? A process in which subordinates share significant degrees of decision making power with their immediate supervisor, ठीक है? कि यहाँ पे हम सबॉर्डिनेट से अपने डिसीजन मेकिंग किसी हद तक शेयरिंग कर रहे होते, शेयरिंग करवा रहे होते हैं उनसे, ठीक है? जो इमीडिएट सुपरवाइजर होते हैं उनसे। और यहाँ पे जो है अ सिस्टम इन व्हिच द वर्कर्स पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग थ्रू व्हिच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉइज, ठीक है? यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है, उसको हम डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में होता है कि थोड़ी-सी पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं, ठीक है? पावर्स उनके लेवल पे उनको दे दी गई हैं कि वो उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल पे खुद डिसीजन ले लें, ठीक है? यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो है उनको अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल जो रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉइज़ को नॉमिनेट करना है, ठीक है?
या इलेक्ट करना है उनको, फिर अपने डिसीजन मेकिंग में साथ बिठाना है या साथ उनसे कंसल्ट करना है कि भाई कौन सा डिसीजन लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे पावर्स डेलीगेट नहीं की जा रही, यहाँ पे उनसे बस मशवरे लिए जा रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन में। और यहाँ पे हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में हम उनको थोड़ी सी पावर्स देते हैं, कुछ हद तक, सारी नहीं, कुछ हद तक उनके लेवल पे हमको पावर्स दे देते हैं कि अपने लेवल पे वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इस ये बहरहाल दोनों तरीके ही एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करने के हैं। एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करेंगे तो हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए फ़ायदे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इदारे को जो फेस करनी पड़ सकती है वो क्या है, दैट इज़ व्हाट टू पे, ठीक है, क्या पे किया जाए। इदारे के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि अगर वो किसी को हायर कर रहा है तो उसको क्या पे किया जाए और क्यों पे किया जाए और कितना पे किया जाए, ठीक है, और कैसे कैसे पे किया जाए। बहुत सारे सवालात यहाँ पे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं कि एक को हम कहते हैं जी इंटरनल इक्विटी के कॉन्सेप्ट है और एक आपका एक्सटर्नल इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जो है जॉब इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बता दूँ कि जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली क्या होती है, या जिसे हम जॉब वर्थ कहते हैं, ठीक है। तो जॉब वर्थ जो है वो बेसिकली वही है कि जॉब के अंदर जो है वो क्या पे किया जा रहा है। जैसे हम कभी बात करते हैं यार इस जॉब की वर्थ क्या है, इसमें 50,000 सैलरी है, 60,000 सैलरी है, 70,000 सैलरी है, तो दैट इज जॉब वर्थ। हम उस टाइम जो है एट दैट टाइम वी टॉक अबाउट द जॉब वर्थ, ठीक है। तो इसमें इतनी सैलरी तो उसकी इतनी वर्थ है जॉब की, ठीक है। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है, जॉब इवैल्यूएशन भी वो जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें देखा जाता है कि जॉब की एक्चुअली वर्थ क्या है, ठीक है। इवैल्यूएट उसको हर तरीके से किया जाता है कि जॉब के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, क्या 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 सैलरी और क्या कमीशन या बोनसेस वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं, वो जॉब की वैल्यूएशन वो प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ इनिशियली सेटिंग पे लेवल्स इंटेल्स बैलेंसिंग इंटरनल इक्विटी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल इक्विटी कहेंगे। हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिसके जरिए से हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनिशियली हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सूरत हाल है, आपकी इंटरनली वर्थ क्या है, आप कितना पे कर सकते हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी जो है इंटरनल इक्विटी है, ठीक है। हर इदारे का अपना हिसाब किताब होता है ना, वो कोई इदारा ज़्यादा अफोर्ड करता है, कोई इदारा ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता, ठीक है। तो इंटरनली इनिशियली आप जो है पे लेवल जो सेट करते हैं अपने चीज़ अपनी वर्थ को देखते हुए जो है वो या जॉब की वर्थ को देखते हुए, यार हमने अगर अकाउंटेंट रखना है तो अकाउंटेंट के लिए इतनी मतलब जो है सैलरी होनी चाहिए हमारे इदारे के मुताबिक, क्योंकि हमारे इदारे में इतना काम है अकाउंट्स का, तो हमारे इदारे में जो है अकाउंट्स की जॉब के लिए हम इतने पैसे हम दे सकेंगे, ये जो हमारे इदारे के लिए भी अफोर्डेबल होंगे और जो जॉब जो है वो भी हमारे यहाँ हम कम काम भी उसके मुताबिक लेंगे और हमारे यहाँ इतनी सैलरी होनी चाहिए। ये इंटरनल चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़ेर गौर ला रहे हैं, ठीक है। इसको हम इंटरनल इक्विटी से हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है एक्सटर्नल इक्विटी की बात मैंने की यहाँ पे। एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है। एक्सटर्नल इक्विटी बेसिकली ये होती है कि जब आप कोई बंदा हायर कर रहे हैं तो फिर आप बाहर भी देखते हैं कि यार जो अकाउंट्स ऑफिसर है एक, ठीक है, या मार्केटिंग का बंदा है या एचआर का बंदा है, वो हमारी जैसी दूसरी फर्म ने जो रखा है उन्होंने कितने पे रखा है, ठीक है। तो कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, कंपेटिटिवनेस की जब हम बात करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम पे को रिलेट करते हैं कि यार वहाँ पे कितनी सैलरी ऑफर की जा रही है, हम सर्विस करवाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जी वो एक्सटर्नल इक्विटी है। अपने अपनी अंदर की सूरत हाल देख के हम अगर हम जॉब की वर्थ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटरनल इक्विटी में चले जाएगा। और अगर हम दूसरों को देख के हिसाब लगा रहे हैं कि भाई दूसरों ने जो है वो क्या सूरत हाल रखी हुई है, क्या कितना पे कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल इक्विटी है, ठीक है। तो वाइज डिसीजन क्या है कि आप दोनों फैक्टर्स को ही कंसिडर करें, आप कंपटीशन को भी देखें बाहर और इंटरनल अपने हालात को भी देखें कि आपको जो है वो कितना ऑफर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक ज़्यादा सैलरी ऑफर कर दें और आपके फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ जाएँ और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो ही ना, आप लॉस में जाते रहें, ठीक है। बहुत सारे इदारों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जॉब वर्थ, ठीक है। द बेस्ट पे सिस्टम व्हाट द जॉब इज वर्थ इंटरनल इक्विटी, ठीक है। इंटरनली जो है जॉब की वर्थ क्या है, कितना पे होना चाहिए उसे, ठीक है। वाइल आल्सो पेइंग कंपैरेटिवली रिलेटेड टू द लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट को भी आपने देखना है, यानी कि यही वही बात आ गई ना कि आप इंटरनल फैक्टर्स को भी डिस्कस करें और आप एक्सटर्नल चीज़ों को भी देखें कि मार्केट में उसका जो है कितनी सैलरी चल रही है और हमारे लिहाज से हमने जितना काम करवाना है तो हमारे हिसाब से जॉब की वर्थ क्या है, हम कितना ऑफ़र करें, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप देखेंगे। बहरहाल ये 2 चीज़ें हैं, आपने इदारे की अपनी अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है और बाहर में की जो कॉम्पिटिशन है उसको भी देखना है सर्विस के ज़रिए से, और फिर आपने जो है वो पे एक रखनी है।
जिसके मुताबिक हम जो है अच्छे तरीके से काम करे इदारा और इदारे को फ़ायदा भी हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी हाउ टू पे, ठीक है, कि पे किस तरह से करना है। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उसने डिस्कस की है कि व्हाई शुड आई पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू टू दिस जॉब, ठीक है। अक्सर औक़ात बंदा सोचता है कि यार मेरी अगर 40,000 सैलरी है, ठीक है, तो मैं 5 घंटे काम करूँ तब भी 40,000 सैलरी है, मैं 6 घंटे काम करूँ तब भी 40,000 सैलरी है, ठीक है। या मैं आधा घंटा कम काम कर लूँ अपनी रूटीन से तो तब भी मेरी 40,000 सैलरी है, तो फिर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों पुट करूँ? ठीक है? एम्प्लॉयी का सवाल होता है कि यार मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम क्यों दूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों पुट करूँ जब मेरी सैलरी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। आई गेट पेड द सेम, ठीक है? मुझे मिलना तो सेम ही है, तो फिर मैं क्यों जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करूँ, मैं क्यों जो है एक्स्ट्रा उसमें अपनी एनर्जी ज़ाया करूँ, मुझे क्या इससे फ़ायदा होगा? तो ये जो है मतलब इदारा जो है इस चीज़ को भी सोचता है कि एम्प्लॉयी की सोच ऐसी ना हो, ठीक है? क्योंकि इदारा तो ये चाहता है कि एम्प्लॉयी अपना बेस्ट दे, अपना मैक्सिमम दे और मैक्सिमम वो उससे उसी तरह से ले सकते हैं जब उसको फुली वो सैटिस्फाई करेंगे, ठीक है? अब एम्प्लॉयी कभी भी मज़ीद काम करना नहीं चाहता क्योंकि कौन-सा उसका अपना इदारा है, उसको तो फिक्स सैलरी आ रही है, ठीक है? उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो मज़ीद एक्स्ट्रा काम करे या एक्स्ट्रा घंटे वहाँ पे लगाए, ठीक है? उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने उससे मज़ीद काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे वेरिएबल पे प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे। अब ये वेरिएबल पे प्रोग्राम क्या होते हैं? इसमें क्या होता है जी कि आप अदर देन सैलरी जो है वो कुछ बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज़ आप अक्सर देखते हैं, जो लोकल कंपनीज़ है वो तो मतलब फिक्स्ड सैलरीज़ ही ऑफ़र करती हैं, ठीक है? लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ है वहाँ पे फिक्स सैलरीज़ के अलावा वेरिएबल पे प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है? जिसमें हम प्राइस रेट प्लान्स की बात करते हैं, हम लेंथ ऑफ सर्विस की बात करते हैं, हम मेरिट बेस पे की बात करते हैं, हम बोनस शेयरिंग की बात करते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं, हम गेन शेयरिंग की बात करते हैं, एम्प्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है? जहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जा रही होती हैं। अब जैसे कि सियालकोट में एक कंपनी है जहाँ पे फुटबॉल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है? तो मेरे एक जानने वाले वहाँ पे एचआर मैनेजर हैं, ठीक, वो मुझे बता रहे थे कि हमारे ना एक दफ़ा ऐसा मसला हुआ कि एक वर्कर था, वर्कर ने ना वो बैग्स की सिलाई बैग्स वगैरह बनाते थे, वहाँ बैग्स भी बन रहे थे, तो बैग्स की सिलाई में ना वो प्रोडक्शन जब चल रही होती है ना चेन में, तो सिलाई थोड़ी-सी ना आगे-पीछे होगी, तो जो क्वालिटी चेकर था ना उसने उस बैग को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? अब उसने जब दोबारा से अगला बैग बना के भेजा ना, तो दोबारा जो मतलब वहाँ पे बैग आया ना तो क्वालिटी चेकर ने ना उसको फिर रिजेक्ट करके साइड 2 बैग रिजेक्ट हो गए। वहीं पे कंपनी का ना मालिक जो है वो जो बड़े यंग एज का था, 28-29 साल का था, वो मालिक का बेटा था, वो जो उस कंपनी का जीएम भी था उस टाइम, वो वहाँ पे खड़ा ये देख रहा था, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, उस बंदे को बुला लिया। उस बंदे को बुलाया और उस बंदे से पूछा कि क्या तबीयत ठीक है? कोई मसला-वसाइल तो नहीं है आपको? नहीं जी, कहता जी कोई मसला नहीं है। तो कहते फिर सोच लो कोई मसला-मसाइल तो नहीं है आपको, तबीयत वगैरह ठीक है? सब घर में सब ठीक है? कहता जी सब कुछ ठीक है। उन्होंने ना अपने पास एक डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई थी इसी काम के लिए, जिसने जो है शाम को रिपोर्ट देनी होती है कि जितने एम्प्लॉइज़ का उसने मुआयना किया या उनसे बात की तो उनका रिज़ल्ट क्या है, वो क्यों काम नहीं कर पा रहे थे। उस मालिक ने उसे कहा जी तुम वो डॉक्टर साहब के पास जाओ, उनसे बातचीत करके आओ। उसने कहा नहीं जी मुझे कोई मसला नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। उसने कहा नहीं, नहीं आप जाएँ डॉक्टर साहब के पास जाएँ और 15 मिनट उनसे बात-शात करके आएँ और फिर वापस कर लीजिएगा काम। अब वो डॉक्टर के पास गया, तो साइकोलॉजिस्ट थी वो, उसने उससे पूछा कि भई क्या मसला है आपको? उसने सारा उसे उसने फिर हाथ उसको बता दिया कि मेरे घर में ना कोई मसला-मसाइल चल रहा था, झगड़ा वगैरह हुआ था जिसकी वज़ह से मैं परेशान हूँ और मतलब मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, पैसों की वज़ह से झगड़ा हुआ था घर में। तो वो चीज़ें मेरे ज़हन में चल रही थी, इस वजह से मैं काम पे तवज्जो नहीं दे पाया। तो ये सूरत-ए-हाल थी, ठीक है? अब वो बता के चला गया दोबारा, तो शाम को उस डॉक्टर ने रिपोर्ट देनी होती थी, ठीक है? तो उसने जब मालिक को बताया, मालिक ने पूछा कि हाँ जी, इसका क्या मसला था? इसने क्या बताया आपको? मालिक उससे रोज़ रिपोर्ट लेता था एम्प्लॉइज़ की। तो उसने कहा जी इसके घर में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा परेशान था और मेंटली यहाँ पे जो प्रेज़ेंट नहीं था और इसको पैसों की भी ज़रूरत थी। उसने कहा जी चलो जी बस इतना सा मसला है। अब जो है उसने क्या किया, मालिक ने कहा जी अकाउंट ऑफ़िस में राब्ता किया जी, इसको एडवांस सैलरी भी दो, ठीक है? इसको पहले पे दो और इसको अपनी जगह से उठाना नहीं है, ठीक है? अकाउंटेंट खुद जाके उस बंदे को लेबर को सैलरी दे के आया। वहाँ पे मतलब इतना रिगार्ड किया जाता है अपने एम्प्लॉइज़ का कि अगर वो प्रोडक्शन सेक्टर से उठा, तो कंपनी को नुकसान है। कंपनी की उस टाइम प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, इसलिए अकाउंटेंट जो है वो खुद जाके उसको सैलरी दे के आया, एडवांस सैलरी दे के आया।
और फिर जब उसके मामला सेट हो गए वो सही तरीके से काम करने लग गया। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं, हम लोकल कंपनीज में देखें, वहाँ पे क्या होता है जी, मतलब कि अगर किसी ने कोई एक दो काम गलत किए हैं तो उसकी हम मतलब ऐसी तैसी फेरनी शुरू कर देते हैं, उसको अगली पिछली सारी उसको गालियाँ दे दे के उसको अब्यूजिंग करते हैं, उसको उसको सैलरी भी एक्स्ट्रा नहीं देनी हमने, ना कोई बोनस देना, ना कोई और कुछ देना है, और उसकी ऐसी तैसी फेर देनी उसने काम करना। अब वो तो बंदा छोड़ के जाएगा ना। अब इस तरह के, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, ठीक है, जहाँ पे मतलब सियालकोट कंपनी जो है वो जहाँ फुटबॉल्स बनते हैं, वो इंटरनेशनली फुटबॉल्स बनाते हैं इंटरनेशनल मैचेस के लिए, वहाँ पे इस तरह से एम्प्लॉयज़ को डील किया जा रहा है। अगर एम्प्लॉयज़ की डीलिंग इस तरीके से होगी तो फिर वो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएगा भला वहाँ से ऐसे इदारे को। तो यही चीज़ है, यहाँ पे हमें मतलब इन चीज़ों को देखना चाहिए। वेरिएबल पे प्रोग्राम जो शुरू करने का मकसद है वो यही है कि एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉयज़ को जो है मज़ीद अपने साथ इन्वॉल्व किया जा सके, ताकि वो ये ना सोचे कि मैंने एक्स्ट्रा काम क्यों करना है, ठीक है? वो ये सोचे मैंने एक्स्ट्रा काम करना है, कंपनी के लिए मैंने काम करना है, कंपनी मेरे साथ लॉयल है तो मैं भी लॉयल हूँगा, ठीक है? अब वो एक्स्ट्रा काम जो करेगा कंपनी उसके लिए उसको पे भी करेगी, ठीक है? इसलिए वेरिएबल पे प्रोग्राम शुरू किए गए यहाँ पे। इसमें हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल पे प्रोग्राम क्या होते हैं? A pay plan that base a portion of any employee's pay on some individual and organizational measure performance, ठीक है? कि एक ऐसा पे प्लान है जिसमें एम्प्लॉयज़ को जो है वो पे किया जा रहा है, ठीक है? और उसकी परफ़ॉर्मेंस के हवाले से जो है मतलब उसको दिया जा रहा है। अगर वो कुछ ज़्यादा परफ़ॉर्म करता है उसको ज़्यादा पे किया जाएगा, कम परफ़ॉर्म करता है उसको कम पे, यानी कि ये अदर देन सैलरी जो है ये चीज़ें हैं, ठीक है? सैलरी तो उसको फ़िक्स मिल रही है, लेकिन उसको जो हम अलग से ये भी कह देते हैं कि भई अगर आपकी मतलब ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस होती है तो हम आपको ज़्यादा पे करेंगे इसका, ओवरटाइम लगाते हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। कंपनी आपको बोनस भी देगी सालाना। आपकी जो ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस देखते हुए, सालाना परफ़ॉर्मेंस देखते हुए आपको बोनसेस भी दिए जाएँगे, आपको स्टॉक ऑप्शन प्लान्स भी दिए जाएँगे, ठीक है? तो इनको हम वेरिएबल पे प्रोग्राम्स कहते हैं, तो इनको हम वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी प्राइस रेट पे, ठीक है? ये वेरिएबल पे प्रोग्राम्स के अंदर आ रही हैं, वो 7-8 हेडिंग्स हैं, ठीक है? तो प्राइस रेट पे क्या होता है, इसमें जो है कोई बेस सैलरी नहीं होती, ठीक है? इसमें मतलब ये होता है कि जितना आपने प्रोड्यूस किया ना, उतना आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? इसमें मतलब कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लॉट है, एक लॉट को बनाने के लिए हमने रखे हुए ₹100, ठीक है? अगर एक बंदा जो है 1 लॉट बनाता है तो उसको ₹100 दे देंगे, एक बंदा 2 लॉट्स बनाता है उसको ₹200 दे देंगे, एक बंदा 3 लॉट्स बनाता है उसको ₹300 दे देंगे। हर लॉट का हमने एक फिक्स रखा हुआ है कि हर लॉट पे हमने इतना फिक्स सम जो है वो वर्कर विद अ फिक्स सम ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स सम पे किया जा रहा है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का। अब एक बंदा बेस बेस सैलरी कोई नहीं है, ठीक है? अब एक बंदा जितने बैग्स बना लेगा, उसको हर बैग के वाले से फॉर एग्ज़ाम्पल बैग की मिसाल लेते हैं, एक बैग बनाने के ₹10, अगर एक बंदा 10 बैग बनाता है तो उसको ₹100 मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से हम इसको यहाँ पे रेट चल रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है जी मेरिट बेस पे। मेरिट बेस पे से मुराद क्या होता है जी, कि जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है उसको ज़्यादा पे किया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस कम है उसको कम पे किया जाएगा। यहाँ में हमने एक रूल्स स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा परफॉर्मेंस शो करेगा उसको हम ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है? जो कम परफॉर्मेंस शो करेगा उसको अप्रेज़ल जो है कम होगी, उसकी उसकी जो मतलब सैलरी की जो इंक्रीज़ है या जो एक्स्ट्रा जो उसको देना है वो उसको कम दिया जाएगा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको पे किया जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आईबीएम ने जो है इंटरनेशनल बिज़नेस जो मशीन है कंपनी, तो उसने जो अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ जो है उनको इंक्रीज़ किया था, बेस सैलरीज़ को ऑन एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है? एनुअली उसने देखा कि एम्प्लॉइज़ की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो जिस एम्प्लॉयी ने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया, उनकी सैलरीज़ को बढ़ा दिया गया। अब जो मतलब जिनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ थी उनकी सैलरीज़ को नहीं बढ़ाया गया। ठीक है? सिंपल इज़ दैट, इसको मेरिट बेस पे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बोनसेस की। बोनसेस आपको पता है जी कि बोनसेस सालाना दिए जाते हैं, ठीक है? या 6-6 माह बाद भी कोई कंपनी दे सकती है, कंपनी के अपने ऊपर होता है। सालाना बोनसेस होते हैं जो अदर देन सैलरीज़ दिए जाते हैं। बाज़ कंपनीज़ हैं, जैसे कि हम मिसाल लेते हैं फैसलाबाद में भी है, इंटरलूप जैसी कंपनी, इंटरलूप में भी आपको बोनसेस दिए जाते हैं। इब्राहिम फाइबर्स जो है या जो अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, नेस्ले ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, रफ़ान मिल्स हैं, ठीक है? तो ये बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, यूनिलीवर हो गई, तो यहाँ पे जो है अपने जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इनको बोनसेस दिए जाते हैं सालाना, ठीक है? जब कंपनी अब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कंपनी के बेनिफिट्स जो इंक्रीज़ होंगे, तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को भी उसमें शामिल करेगी। कंपनी बोनसेस वगैरह
ज़्यादा फिर प्रोवाइड करेंगे सालाना। अब ये नॉर्मली जो मुझे इंटरलूप का पता है कि इंटरलूप में जो है ना सालाना बोनस दिए जाते हैं। इस दफ़ा नहीं दिए कोविड की वजह से, लेकिन जो सालाना वो 2 सैलरीज़ जो है ना वो बोनस में देती हैं, ठीक है? मेरी 12 महीनों की सैलरी तो एक्स्ट्रा है, अलग से है, लेकिन जो 2 मंथ की सैलरी है ना वो सालाना बोनस में दिए जाएँगे हर बंदे को, ठीक है? जितनी भी उसकी सैलरी बनती होगी उसको डबल सैलरी बोनस में दिया जाएगा। अब ये क्यों दी जाती है? ताकि एम्प्लॉयी को मज़ीद जो है वो सैटिस्फाई किया जा सके, उसकी इदारे के साथ लॉयल्टी इंक्रीज़ हो, वो इदारे को छोड़ के जाने की बात ना करे, ठीक है? अब बहुत कम कंपनीज़ हैं जो ऐसे बोनसेस देती हैं, ठीक है? अब ये बोनसेस आपकी कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अब ये बोनसेस आपकी शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आप कंपनी शेयर भी इश्यू कर सकती है, फ्री शेयर इश्यू कर दें अपने एम्प्लॉइज़ को, उनको बोनस दे दें, ठीक है? बोनस की या फिर उनको कैश दे दें, दोनों शक्ल हो सकती हैं। शेयर भी दे सकती है कंपनी और कैश भी दे सकती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे ये तीनों डेफिनेशंस यहाँ पे नीचे इसमें अलग से लिखी हुई हैं, इसको इनको भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद होती है स्किल बेस पे। स्किल बेस पे से मुराद ज़ाहिर बात है, ये स्किल जिन लोगों के पास स्किल्स होती हैं, हुनर होता है, ठीक है? या जिन लोगों के पास कॉम्पिटेंसी होती है, उनको जो है वो उनकी कॉम्पिटेंसी का, उनकी स्किल का अलग से पे किया जाता है, ठीक है? जैसे कि एक बंदा जो है वो टैक्स में एक्सपर्ट है, ठीक है? तो उसकी सर्विसेज उसको पे किया जाएगा। एक बंदा कानून में, लॉ में एक्सपर्ट है, ठीक है? तो उसको सर्विस का पे किया जाएगा। एक बंदा डॉक्टर है, ठीक है? या एक बंदा इंजीनियर है, ठीक है? तो जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है, जो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, उनका भी अलग से पे किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है? तो उनकी स्किल्स के हवाले से भी जो है कंपनीज़ जो हैं उनको अकोमोडेट करती हैं। स्किल्स आपकी उसमें नॉलेज आ जाएगा और जो आपकी एक्सपर्टीज़ आ जाएँगी वो आ जाएँगी, ठीक है? तो जितनी एक्सपर्टीज़ आप जो है अपनी वहाँ पे शो कर रहे हैं, जितनी आप एक्सपर्टीज़ जो है कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है? अपनी, उसके हवाले से आपको पे किया जाएगा। ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होगा तो उसकी ज़्यादा जो है उसको पे किया जाएगा, ठीक है? हाई स्किल्ड पर्सन होगा, हाई नॉलेज वाला बंदा होगा तो उससे कंसल्टेंसी भी ली जा सकती है ना? जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है वो कंपनी को एडवाइस कर सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस कर सकता है, इंजीनियरिंग के मैटर्स में, लॉ के मैटर्स में, ठीक है? तो डिफरेंट टैक्सेशन के मैटर्स में कंपनी को कंसल्टेंसी दे सकता है। तो स्किल की बेस पे और नॉलेज के बेस पे भी जो है वो एक्स्ट्रा पे किया जाता है जिन लोगों के पास या स्किल्स या एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। अब हर बंदे के पास ऐसा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद प्रॉफ़िट शेयरिंग प्लान्स होते हैं। प्रॉफ़िट शेयरिंग मतलब कंपनी ने ख़ास साल में जो है एक मतलब ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा लिया, इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है? तो उसने सोचा कि जो मैं अपना प्रॉफ़िट हूँ, इसका कोई ख़ास परसेंट जो 10% जो है वो मैं अपने एम्प्लॉइज़ में डिस्ट्रीब्यूट, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने ₹100 कमाया, सालाना जो प्रॉफ़िट है कंपनी का ₹100 फॉर एग्ज़ाम्पल से। तो अब कंपनी सोचती है कि इस 100 का जो है ना मैंने 10% अपने एम्प्लॉयी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है? जो जितने एम्प्लॉइज़ थे कंपनी ने एक फ़ॉर्मूला सेट किया, ठीक है? तो ₹100 को कंपनी ने जो है वो डिवाइड कर दिया अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज़ में, ठीक है? अब ये जो प्रॉफ़िट है, ये जो आपका कैश की फ़ॉर्म में भी हो सकता है, ये स्टॉक ऑप्शंस की, मतलब ऑप्शन मतलब किसी ने अगर स्टॉक खरीदना स्टॉक खरीद ले कंपनी का, या किसी ने अगर कैश लेना तो कैश भी ले सकता है। तो प्रॉफ़िट इन शॉर्ट कंपनी अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है उसको जो है वो मतलब जैसे जैज़ कंपनी की आपको मिसाल दूँ, जैज़ कंपनी जो है जब प्रॉफ़िट ज़्यादा कमाती है तो अपने एम्प्लॉइज़ को जो है इस तरह से प्रॉफ़िट्स वगैरह में जो है पार्टिसिपेट करवाती है, या उनको प्रॉफ़िट देती है, अपने प्रॉफ़िट में शेयर देती है, यूँ कह सकते हैं आप, ठीक है? तो जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो प्रॉफ़िट में शेयरिंग करवाती हैं अपने एम्प्लॉइज़ की। उसके बाद होती है जी आपकी गेन शेयरिंग। गेन शेयरिंग से मुराद क्या होता है? अब इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड ग्रुप इंसेंटिव प्लान दैट यूजेस द इम्प्रूवमेंट इन ग्रुप प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर टू डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड, ठीक है? इसमें हम जो है सिंपल इसकी बात करते हैं जी कि गेन शेयरिंग, जितना आपने गेन अर्न किया ना, ठीक है? गेन के हवाले से हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं। अ फॉर्मूला बेस्ड ग्रुप इंसेंटिव प्लान, ठीक है? ये ग्रुप का इंसेंटिव एक प्लान है, ठीक है? इंसेंटिव से मुराद होता है फ़ायदा, ठीक है? ग्रुप का फ़ायदा होता है ओवरऑल। तो उसके हवाले से एक आपने फ़ॉर्मूला बना लेना है, ठीक है? और ये आपने अपने एम्प्लॉइज़ में जो है इसको इस गेन को शेयर कर दें। गेन से मुराद होता है फ़ायदा, ठीक है? जो कंपनी ने कमाया, ठीक है? ग्रुप के हवाले से पूरे ग्रुप का जो मतलब इंसेंटिव है, वो ग्रुप में जो है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितनी मनी जो है वो उसको टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम ग्रुप के हवाले से बात कर रहे थे, ग्रुप इंसेंटिव प्लान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो है प्रोडक्टिविटी को शो किया है, ठीक है? तो अब हमने उन उस पूरे ग्रुप को जो है वो इंसेंटिव, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कंपनी में एक ग्रुप के ज़िम्मे एक काम लगाया था कि आपका काम जो है ये टास्क अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है? इंजीनियरिंग का कोई काम था, कोई बिल्डिंग बनवानी थी या कोई ऐसा काम था,
तो उसके ज़िम्मे लगाया, ठीक है। वो काम उन्होंने प्रोजेक्ट जो है पूरा कर लिया और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद जो है उनको फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। तो उस ख़ास ग्रुप को जो है वो जो गेन हुआ उसमें से शेयरिंग दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो ग्रुप है, ग्रुप इंसेंटिव प्लान है, उस ग्रुप का फ़ायदा, वो ओवरऑल सबका फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जो उस ग्रुप ने काम करके दिखाया ना, उस ग्रुप को फ़ायदा दिया जाएगा। अब इस तरह से जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको भी एक जो है वो करेज मिले कि भाई दूसरे ग्रुप ने काम किया है तो उनको ये फ़ायदा मिला है, उनको गेन में शेयरिंग हुई है। हम भी अगर कंपनी का कोई टास्क पूरा करेंगे, हम भी कंपनी को कोई अचीवमेंट लेके देंगे तो हमारे ग्रुप को जो भी है, हमारे जो टीम है उसको भी जो है फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो ये ग्रुप इंसेंटिव ओवरऑल प्लान होते हैं जो मतलब ग्रुप शो करते हैं परफॉर्मेंस अपनी एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, उसके वाले से पैसे को एलोकेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स हैं, ठीक है। स्टॉक ओनरशिप प्लान से मुराद क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेच देती है, ठीक है। और कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के मालिक भी बन जाते हैं किसी हद तक, ठीक है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के आप ऑनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं जब कंपनी उनको इस तरह के प्लान्स वगैरह शेयर करती है, तो कंपनी के वो मालिक भी बन जाते हैं। ये भी एक किस्म की कंपनी की तरफ से ऑफर, ये फ्री आपको शेयर मिल रहे हैं। आप फ्री बैठे बैठे जो है, आपने किया क्या था, आपने परफॉर्मेंस अच्छी शो की थी, ठीक है, और कंपनी ने आपको जो है फ़ायदा देना था। कंपनी आपको जो है वो स्टॉक देकर भी फ़ायदा, स्टॉक बेचकर भी फ़ायदा दे सकते हैं। वो फ्री बेच रही है, ठीक है। फ्रीली आपको स्टॉक मिल रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा और आप बैठे-बिठाए कंपनी के मुलाज़िम से मालिक बन रहे हैं। तो ये भी एक फ़ायदा। अब शेयर के ऊपर आपको सैलरी अलग आ रही है एम्प्लॉयी की सूरत में, लेकिन शेयर के ऊपर आपको जो है वो जो डिविडेंड है, वो जो प्रॉफ़िट है सालाना, वो अलग आपको आएगा। ये भी एक फ़ायदा देने का तरीकाकार है एम्प्लॉयी को, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ वेरिएबल पे, ठीक है। इवैल्यूएशन हम इसमें करेंगे, इवैल्यूएशन वेरिएबल पे के हवाले से हम देखेंगे कि जो अदर दैन फिक्स सैलरी है, उसकी जो इवैल्यूएशन की जा रही है, कंपनी कितनी जो है वेरिएबल पे में दी जा रही कंपनी की तरफ से। कंपनी अपने हवाले से भी तो स्टडी करती है ना कि कंपनी की जो फिक्स अमाउंट है सैलरी वो कितनी है सालाना, और जो वेरिएबल, इस तरह जो जितनी हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं, वेरिएबली जो है कंपनी कितने पैसे लगा रही है सालाना, कंपनी उस हवाले से भी अपना एनालिसिस करेगी कि कंपनी के पास मज़ीद गुंजाइश है वेरिएबल पे इंक्रीज़ करने के हवाले से, या फिर फिक्स सैलरी को इंक्रीज़ करने के हवाले से, या नहीं है गुंजाइश। तो कंपनी अपने एंड पे भी चीज़ों को देखेगी कि ओवरऑल जो वेरिएबल सैलरी है, वो कंपनी कितनी जो है अपने एम्प्लॉइज़ को दे रही है। So that's all about today's topic. If any question, you people can ask now. Thank you very much.